हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉफ्टवेयर का जो बाकी रह गया था उन टॉपिक्स पे बात करते हैं। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके ना देखिएगा, जिससे आपको डिटेल्ड और कंप्लीट जानकारी मिले। तो हम आपको बताते हैं, जैसे कल हमने बहुत सारी बात की ऑपरेटिंग सिस्टम पे। हमने आपको बताया किसी भी कंप्यूटर को जब आप ख़रीदते हैं तो उसमें सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जब वो डाला जाएगा तभी मशीन आपका ऑन होगा, जीवित होगा और रेडी टू यूज़ होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने कल बहुत सारी बात की कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में क्या क्या करता है। उसके बाद हमने बात की ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार का होता है। फिर हमने बताया था कि हमारे और मशीन के बीच में वो आमना सामना कराता है। तो दो इंटरफेस भी मैंने बात की कल, आपको CUI बताया, आपको GUI बताया। ठीक, अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ये पूछा जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का सोल क्या होता है, सबसे मेन कोर क्या होता है जो अंदर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। तो वो है भैया कर्नल। इसको आप कह दीजिए कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम की आत्मा है, सोल है, क्योंकि यही मेन कोर होता है। ये आपसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मेन कोर ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसका आंसर क्या होता है? कर्नल होता है। ठीक, अच्छा, विंडोज़ में जो कर्नल है उसकी फाइल का नाम है NTOSKRNL.exe। ये विंडोज़ में रहती है और ये विंडोज़ की कर्नल फाइल है जो अंदर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को हैंडल करती है। ठीक, तो ये बात रह गई थी जो एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती है। मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन कोर या मेन सोल, तो आपका आंसर क्या होगा? कर्नल होगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला आपने पढ़ लिया ऑपरेटिंग सिस्टम। अब उसमें दूसरा कौन सा था? यूटिलिटी प्रोग्राम्स। अब यूटिलिटी प्रोग्राम्स को आप ऐसे समझो कि जैसे हम कोई गाड़ी खरीदें, कार खरीदें, बाइक खरीदें और उसको हम चलाते रहें, उसकी सर्विसिंग ना कराएं, उसका पेट्रोल, उसका मोबिल फिल्टर, ये सब अगर आप चेंज, इंजन ऑयल वगैरह चेंज ना कराइए और ऐसे ही चलाते रहिए तो ज़रूर वो कुछ दिन बाद आगे चल के ख़राब हो जाती है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके बाइक या कार की परफॉर्मेंस मेंटेन रहे, लंबे सालों तक ठीक से चले, तो आपको उसकी एक रेगुलर इंटरवल पे सर्विसिंग करानी होती है। ऐसे ही कुछ सर्विसिंग वाले प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर के लिए जो होते हैं उनको हम यूटिलिटी प्रोग्राम कहते हैं। देखिए, अगर आप इनको नहीं रखोगे कंप्यूटर में, अगर यूटिलिटीज़ आपके नहीं हैं, तो पक्का मैं बता रहा हूँ आगे चल के कंप्यूटर की परफॉर्मेंस धीरे धीरे स्लो होगी और आगे चल के वो बहुत स्लो हो जाएगा। ठीक, और अगर आप इन्हें रखते हो, इन्हें रेगुलर इंटरवल पे चलाते रहते हो, तो ये प्रॉमिस है कि आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहेगी और लंबे समय तक आपका कंप्यूटर ठीक से चलेगा। तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स भी आपके मशीन की ज़रूरत है, इसीलिए इनको भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही रखा जाता है। ठीक, और ये आपके कंप्यूटर के लिए कैसे प्रोग्राम होते हैं? मैंने लिखा, देखिए, सर्विस प्रोग्राम्स। अगर ये बात लिख के आती है क्वेश्चन में तो आपका फट से आंसर हो जाएगा यूटिलिटी प्रोग्राम, क्योंकि इनको हम दूसरी भाषा में सर्विस प्रोग्राम्स कहते हैं। ठीक, और मैंने ये भी लिखाया है कि इनका यूज़ क्या होता है। कहते हैं ये आपके कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को मेंटेन रखते हैं। तो आपको मैंने बताया यूटिलिटी जो होते हैं वो कंप्यूटर के सर्विस प्रोग्राम्स होते हैं, जिन्हें आप रन करेंगे तो आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस मेंटेन रहेगी, लंबे समय तक आपका कंप्यूटर ठीक से चलेगा। अब हम कुछ जो खास यूटिलिटीज़ हैं उन पे हम बात करते हैं, उनको बताते हैं आपको। पॉज कर जाए। तो अगर हम आगे बढ़ें, जैसे मैंने बताया आपको यूटिलिटी सर्विस प्रोग्राम होते हैं जिन्हें आप चलाएंगे, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस मेंटेन रहेगी। अब कैसे, क्यों? तो कुछ यूटिलिटीज़ के बारे में मैंने बताया है आपको। जैसे पहला देखिए, डिस्क क्लीनर। अब ये तो हम लोग अब बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि मोबाइल में भी आपने देखते होंगे क्लियर मैनेजर ऐसे करके ऐप होते हैं, जिनको अगर आप चला दीजिए तो आपके मोबाइल में जितने भी अननेसेसरी फालतू के डेटा होते हैं सब ट्रैक करके उनको रिमूव कर देता है। देखिए,
जब हम स्पेशली नेट वगैरह चलाते हैं तो बहुत सारी फालतू की कुकीज़ और बहुत सारे फालतू के टेम्प्रोरी प्रोग्राम्स आके हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाते हैं। तो या तो आप एक्सपर्ट हों, आपको पता हो कि वो कहाँ पे गए हैं, किस फोल्डर के अंदर जाके सेव हुए हैं, वहाँ से आप उन्हें डिलीट करिए। तो ये थोड़ा एक्सपर्टाइज़ की बात है। जो फ्रेशर होता है नहीं, उनको बस ये पता होता है कि आप जाइए सीधे डिस्क क्लीनअप चलाइए और ये 0 से 100% तक चलता है। तो जिस भी ड्राइव पे आपने चलाया होगा उस ड्राइव के जितने भी अननेसेसरी यूजलेस फालतू के डेटा हैं सबको वो एक साथ रिमूव कर देता है। अब बात ये आई कि जैसे हमारे कंप्यूटर में कुछ डेटा जो आए हैं वो फालतू में स्पेस तो छकाए रहेंगे, तो स्पेस मैनेजमेंट बढ़िया से हो जाएगा अगर आप हफ्ते भर में या 10 दिन पे या 15 दिन पे आप डिस्क क्लीनअप जरूर चलाते रहिए। ठीक, वो तो जब हम प्रैक्टिकल पढ़ाने लगेंगे आपको तो हम बताएंगे ये चीज़ें कहाँ से जाके कैसे हम इनको ऑन करते हैं, कैसे हम इनको चलाते हैं। फिर ऐसे ही मैंने अगला बताया डिस्क डीफ्रैगमेंटर। देखिए डिस्क डीफ्रैगमेंटर का काम क्या होता है, आपके कंप्यूटर में जैसे जब आप कोई डेटा सेव करते हो, थोड़ा सा आप समझिएगा यहाँ पे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। मैं पूरा तरीका बता रहा हूँ कैसे डिस्क डीफ्रैगमेंटर आपका काम करता है। तो देखिए ये हमारी हार्ड डिस्क होती है, तो जब इसको हम फॉर्मेट करते हैं तो ऐसे गोल गोल इसमें ट्रैक बन जाते हैं और ऐसे क्रॉस क्रॉस करके इसमें सेक्टर बन जाते हैं। देखिए कंप्लीट सर्किल जो होती है वो ट्रैक कहलाता है, और जब सर्किल ऐसे क्रॉस क्रॉस कट जाती है तो छोटे छोटे पार्ट जो होते हैं ये सेक्टर कहलाते हैं। अच्छा, एक सेक्टर की साइज फिक्स है, 512 बाइट डेटा लेता है। अब आप देखिए चाहे वो बड़ा सेक्टर हो और चाहे वो बहुत छोटा सेक्टर हो, चाहे ये देखिए इससे बड़ा है, ये उससे भी बड़ा है, ये देखिए उससे छोटा है, छोटे बड़े की बात नहीं है, सबकी साइज फिक्स है, चाहे छोटा सेक्टर हो चाहे बड़ा सेक्टर हो, 512 बाइट ही छकाता है। अच्छा मान लीजिए मैंने एक डेटा सेव किया ए नाम से और वो 2048 बाइट का है, समझिएगा, तो वही ए नाम की फाइल गई 4 सेक्टर में, क्योंकि 512 लेता है, 2048 है तो 4 सेक्टर छकाएगा। मान लीजिए सेव करके गए आप, अगले दिन आप आए, 4 पन्ने का डॉक्यूमेंट था, 2 पेज आपने बीच का डिलीट कर दिया, तो इससे क्या होगा, ये बीच का ये खाली हो जाएगा, भाई डिलीट मार दिए तो ब्लैंक हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी यूज़र ने बी नाम का डेटा सेव किया, 2048 बाइट्स का ही है मान लो, तो जब हार्ड डिस्क में डेटा राइट करना शुरू करता है ये, तो स्टार्टिंग ट्रैक से शुरू करता है, स्टार्टिंग सेक्टर से शुरू करता है। अब देखिए ये खाली तो है नहीं, यहाँ पे तो पहले से पड़ा हुआ है, तो बी वाला जो एक पार्ट है वो यहाँ गया, बी वाला एक पार्ट यहाँ गया, फिर यहाँ गया और फिर यहाँ गया। भाई ये तो जगह भरी हुई थी तो आधा पार्ट इधर चला गया। अब अच्छा जैसे बात हुई थी ना कि मान लीजिए हमने बीच में सेक्टर खाली हो गए, तो जब आप कोई नया डेटा सेव करोगे तो ये शुरू से सेव करना शुरू करता है। अब इसने देखा ये सेक्टर भरा है तो बी वाला इधर सेव करेगा, इधर सेव करेगा, इधर और इधर हो गया। अब फिर अगले दिन आए, मान लीजिए 2 पेज आपने बी वाले का डिलीट मार दिया बीच का, तो क्या होगा, ये डिलीट हो गया और ये डिलीट हो गया। अगले दिन हम फिर आए, हमने सी नाम से सेव किया 2048 बाइट का, क्या होगा तब, ये ए बी ए भरा ही है, सी यहाँ जाएगा, सी यहाँ जाएगा, सी यहाँ जाएगा, सी यहाँ जाएगा। अब आपको मैं दिखाऊं, इतनी ही बातों पे दिखा दूं। देखिए ए वाले जब आप कहोगे कि इस फाइल को खोलो तो हार्ड डिस्क के हेड को यहाँ से और यहाँ से उठा के खोलना पड़ेगा, फिर बी वाले को कहेंगे तो यहाँ से यहाँ उठा के खोलना पड़ेगा। सी वाला देखिए एक टुकड़ा यहाँ है, एक टुकड़ा यहाँ है, एक टुकड़ा यहाँ है, एक टुकड़ा यहाँ है। तो वही बात है कि आप घर पहुँचो स्कूल से कॉलेज से, आप बैग उठा के उधर फेंक दो, कॉपी उठा के उधर फेंक दो, शॉक्स उठा के उधर फेंक दो, है नहीं, अगले दिन बैठ के जितना ढूंढोगे आप। और वहीं हर चीज़ें अगर एक सीक्वेंस में एक साथ रखी हो तो फटाफट आपको मिल जाता है। तो अब देखिए जब आप डिस्क डीफ्रैगमेंटर हफ्ते में 10 दिन में या 15 दिन में चलाएंगे तो ये क्या करेगा, ये जो ए वाला जो बिखर गया था उसको इकट्ठा कर देगा, बी वाला इकट्ठा कर देगा, फिर सी वाले को एक साथ कर देगा। तो इससे क्या होगा, सारी फाइलों के जो टुकड़े हैं, फ्रैगमेंट्स हैं, वो सब अब एक साथ हो गए। अब एक साथ हो गए तो एक साथ फटाक फटाक तेजी से खुलेंगे। तो कहते हैं जिन लोगों ने नहीं चला रखा होता है डिस्क डीफ्रैगमेंटर, कभी नहीं चला रखा होता है, और अगर वो चला दें और जब वो 100% तक चल जाए और कंप्यूटर को आप रीस्टार्ट कर दीजिए, किताबों में लिखा होता है वी विल गेट या फील अमेज्ड, हम अचंभित हो जाते हैं, इतनी स्पीड बढ़ जाती है कंप्यूटर की।
तो आपने देखा ना कि ये भी हमारे कंप्यूटर की यूटिलिटी है, इसे भी हमें ज़रूर चलाना चाहिए। ठीक, अब हम अगले यूटिलिटी पे आते हैं जिसका नाम चेक डिस्क है। इसको भी हम चलाते ज़रूर हैं क्योंकि ये हमारे हार्ड डिस्क के कोई अगर सेक्टर्स वगैरह ख़राब हो गए, ट्रैक ख़राब हो गया है तो उसकी ये इन्फॉर्मेशन दे देता है हमें। तो हम डैमेज होने से पहले ही हमें वार्निंग मिल जाती है। ठीक, तो इसको भी हम चलाते हैं। मैंने लिखा भी है कि ये ट्रैक करता है सारे बैड सेक्टर्स ऑन दी डिस्क। उसके बाद देखिए कंप्रेशन, ये बड़ा गजब का यूटिलिटी होता है। कंप्रेस करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को संकुचित करना, उसकी साइज़ को कम करना। जैसे स्पंज होता है आपका, दबाए जाते हैं वो कंप्रेस हो गया, छोड़ दिया डीकंप्रेस हो गया, अपने ओरिजिनल साइज़ में आ गया। देखिए आजकल के सिनेरियो में हमें कंप्रेशन बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि आज का डेटा बहुत बड़ा हो गया है। तो डेटा बहुत बड़ा हो गया है तो ज़रूर उसको जब आप सेव करेंगे तो डिस्क में ज़्यादा जगह छकाएगा। अगर आप इसको नेट पे अपलोड करोगे या बड़ा डेटा है डाउनलोड करोगे तो आपका डेटा बहुत खर्चा होगा। तो इसलिए हम कंप्रेशन यूटिलिटी ज़रूर यूज़ करते हैं। किसी भी फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो, ज़्यादा बड़ी साइज़ के डेटा को हम सेंड या सेव करने से पहले उसको ज़रूर कंप्रेस कर देते हैं। और कंप्रेस करने से अगर वो 1 GB का डेटा है तो मान के चलिए वो 0.1 GB या 150 MB या 200 MB में ये कंप्रेस कर देगा, है नहीं? तो कम स्पेस पे ज़्यादा डेटा स्टोर हो जाएगा। अगर आप इसको अपलोड या डाउनलोड करते हो तो स्पीड से होगा। तो कंप्रेशन बहुत ही ज़रूरी होता है, ये भी एक यूटिलिटी है। हम उसी 16 GB की पेन ड्राइव में 50 GB डेटा भी रख सकते हैं। अगर हमें अच्छे लेवल का कंप्रेशन आता है हम सारे डेटा को कंप्रेस करके ही रखें। ठीक, अब एक यूटिलिटी आप तो जानते ही हो, एंटीवायरस होता है, सबने सुना है। देखिए वायरस एक विषाणु है। तो ऐसे जो कोरोना वायरस है ये तो एक बायोलॉजिकल वायरस है जो ह्यूमन बॉडी पे अटैक करता है। ठीक, हमने ये सुना है वायरस के बारे में, अभी तो कोरोना बहुत सब लोग जान गए हैं कि अगर एक को है तो अगर उसके टच में कोई दूसरा आता है तो ऐसा नहीं है कि इसका वायरस कट होके जाएगा या मूव होके जाएगा। हाँ, वायरस क्लोन करता है और अपना क्लोन अगले को पहुंचा देता है। अब अगला इन्फेक्टेड हुआ, अब अगला एक पार्टिकल गया है तो आप जानते हैं वायरस अपने क्लोन करते रहते हैं, ढेर सारे हो जाते हैं, बढ़ते ही चले जाते हैं अंदर। पूरे कोरोना में बताते हैं पूरे लंग्स के अंदर ल्यूकस बन जाता है, फैलता ही जाता है अंदर। अब पता लगा इनके टच में कोई आया तो ये तो इन्फेक्टेड ही हैं, उनको भी दे देंगे। ऐसे करके उनके टच में ऐसे फैलता है वायरस। कंप्यूटर का वायरस, क्यों इसको वायरस कहा गया? देखिए कंप्यूटर का वायरस एक कोड है, प्रोग्रामिंग है, निर्देश है, लिखा गया है जिसको बैड इंटेंशन से लिखा गया है। ये हार्मफुल प्रोग्राम है। भाई दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे बुरे। अच्छे वाले एक से एक ऐप बनाते हैं, बुरे वाले जो प्रोग्रामर है वायरस बनाए देते हैं। अब वायरस कहाँ से मिलेगा हमें? देखिए कहीं से स्टोरेज से आपने कुछ लिया होगा, अगर उस स्टोरेज में वायरस है तो वो गिफ्ट में आ जाता है, आप उसको नहीं रोक सकते। क्योंकि वायरस जिस कंप्यूटर में आता है, एक आया मान लीजिए, तो अपना क्लोन करके वो उसकी सारी फाइलों के साथ अटैच करता है। अब कोई से भी फाइल लेंगे उसके साथ वो अटैच होके मिल जाता है। आप अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाएंगे उसमें आ जाएगा। अब उसमें आया, एक पार्टिकल आया तो क्या करेगा? सारे फाइलों के साथ अटैच हो जाएगा। अब आपसे कोई लेगा फाइल तो उसके में चला जाएगा। ऐसे करके वायरस सारे कंप्यूटरों में फैल जाते हैं। ठीक, वायरस को हम डिलीट भी नहीं कर पाते हैं। आप लोगों के मोबाइल में ही उटपटांग की फाइलें वायरस वाली आ जाती हैं, आप डिलीट मारते होंगे, थोड़ी देर डिलीट रहता है फिर वापस आ जाता है, क्योंकि वायरस डिलीट नहीं होते हैं। जैसे बुखार आपका क्यों नॉर्मल फीवर होता है तब तो पैरासीटामॉल खाने से डिलीट हो जाता है, और वहीं कहीं वायरल फीवर है तो पैरासीटामॉल खाने से डिलीट नहीं होता है। तब क्या करते हैं आप? तब आप जाते हैं डॉक्टर के पास, एंटीबायोटिक दवाई लिखता है, क्योंकि उस एंटीबायोटिक दवाई को पता होता है कैसे वायरस को मारना है। तो ऐसे कंप्यूटर वायरस जो लिखे जाते हैं, इनका जो एंटीबायोटिक होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीवायरस बोलते हैं। अब एंटीवायरस क्या करता है? ये जब आपके कंप्यूटर में लोड होगा तो ये आपके कंप्यूटर के सारे वायरसेस को ढूंढता है। अब कैसे ढूंढता है ये क्या जाने? तो देखिए, अगर एंटीवायरस बनाया जाता है तो आज की तारीख में अगर बनाया गया है
तो आज की तारीख तक जितने भी वायरस पीछे आए हैं उन सब का नाम इसको बताते हैं। इसके पास एक वायरस की डिक्शनरी होती है। जिन लोगों को पता है, आप जब स्कैन करते हो ना कंप्यूटर को, तो वो उसके पास जितने भी वायरस की डिक्शनरी है उन्हीं नामों को आपके कंप्यूटर में ढूंढता है। जो जो नाम मैच हो जाते हैं बोलता है ये फाउंड, ये फाउंड, ये फाउंड, पूरी लिस्ट बना देता है। फिर आप उसको मूव टू क्वारंटीन करते हैं अगर डाउटफुल डेटा है नहीं, या अगर है तो उसको आप रिमूव कर देते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे ही अब आप खुद देखिए, अगर आप कंप्यूटर में एंटीवायरस ना रखते तो आपका कंप्यूटर कभी भी वायरस आता, हैंग करता, ख़राब हो जाता, डिस्टर्ब करता। और अगर एंटीवायरस रखे हैं तो हम रिलैक्स हैं, कोई भी वायरस आएगा तो उसको ढूंढ के ये किल कर देगा। हाँ, एक चीज़ एंटीवायरस में आपको ये जाननी चाहिए कि ये तब अच्छे से काम करता है जब इसको आप नेट पे रह रह के बार बार इसको हफ्ते 10 दिन 15 दिन पे आप इसको एक बार अपडेट कर दिया करिए। अपडेट करेंगे तो क्या होगा ना, जितने नए वायरस बनते हैं उनकी भी जानकारी इसको नेट से मिल जाएगी, तब ये रिसेंट न्यू वायरस को भी आपके कंप्यूटर से ढूंढ पाएगा। अगर आपने 1 महीने पहले अपडेट किया था तो आपका एंटीवायरस 1 महीने पहले तक के ही वायरस को जानेगा, कोई नया वायरस आएगा तो उसको जानेगा ही नहीं। तो एंटीवायरस रखना ही मेन काम नहीं है, इसको हमें रेगुलर इंटरवल पे अपडेट करते रहना होगा, ये हमें ध्यान रखना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑटो अपडेट पे डाल देते हैं, वो अपने आप, जैसे हम इंटरनेट पे कनेक्ट रहेंगे वो अपने आप अपडेट होता रहता है। ठीक, तो आपने देखा ये सारी यूटिलिटीज़ हैं। तो आपने देखा कि यूटिलिटीज़ ज़रूर हमें रखने चाहिए, चाहे वो डिस्क क्लीनअप है, ये भी आपको लगा होगा ज़रूरी है, ये सारे ज़रूरी हैं, इनको हमें ज़रूर रखना चाहिए, ज़रूर प्ले करना चाहिए, ज़रूर चलाना चाहिए, जिससे पक्का हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस मेंटेन रहेगी। तो हम लोगों ने 2 सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़े, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, यूटिलिटी पढ़ा। अब तीसरा कौन सा है, डिवाइस ड्राइवर। इसको आप ऐसे समझ लो, मान लीजिए हम गए एक प्रिंटर खरीदने, तो प्रिंटर जब आप खरीदोगे उसका जो डब्बा आएगा उसको जब खोलोगे ना तो उसमें 4 चीज़ें मिलेंगी। पहला प्रिंटर होगा, प्रिंटर होगा तो उसके साथ 2 तार होगा भाई, एक उसको करंट, इलेक्ट्रिक करंट देगा, पावर केबल, और दूसरा कंप्यूटर से अटैच होगा डेटा केबल। तो आपको प्रिंटर मिला, 2 केबल मिली, अब एक किताब मिलेगी जिसमें प्रिंटर का मैनुअल होगा, कैसे उसको साफ ऑफ करना है, कैसे प्रिंट करता है, कैसे ड्रम निकालना है, ये सब होगा। और चौथा एक डिस्क होगा, सीडी होगा। अब आपने मान लीजिए ध्यान नहीं दिया, आपने सारा प्रिंटर सब सही से लगाया, ऑन किया, प्रिंट निकालेंगे, नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि अभी आपका कंप्यूटर उस प्रिंटर को नहीं जानता है। और कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसको जब तक किसी डिवाइस के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक उसको प्ले नहीं करेगा। तो जिन लोगों ने प्रिंटर को बनाया है उन्हें एक भाषा आती है PCL, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रिंटर कंट्रोल्ड लैंग्वेज। उसमें वो प्रोग्रामिंग करते हैं, सब बता देते हैं, ये प्रिंटर इस मॉडल का है, इस कंपनी का है, इतने DPI पे प्रिंट करता है, सारी प्रॉपर्टी प्रिंटर की वो बता देते हैं, वही CD में लोड कर देते हैं और वो CD आपका उस डब्बे के अंदर मिल जाता है। आप उसको जब प्रिंटर को लगाओगे कंप्यूटर में, तब उस CD को जब आप इंस्टॉल करोगे तो उस CD में जितनी भी प्रिंटर की सूचना है वो आपके कंप्यूटर की मेमोरी में चली जाएगी। अब आप CD निकाल लीजिए, प्रिंट करेंगे, निकलेगा। तो ये जान लीजिए, कोई भी नया कंप्यूटर में जब आप कोई भी नया डिवाइस डालोगे, लोड करोगे, लगाओगे, प्लग करोगे, तो उसका आपको ड्राइवर ज़रूर इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर आप ड्राइवर नहीं इंस्टॉल करोगे तो वो डिवाइस काम नहीं करेगी। अब ड्राइवर मिलेगा कहाँ पे? या तो CD के रूप में आपको उसी डब्बे में मिल जाएगा। अब सीडियाँ का कितना दिन चलेंगी, ख़राब हो जाती हैं, करप्ट हो जाती हैं, तो आपको नेट पे भी मिल जाते हैं। आप HP का प्रिंटर है तो HP.com खोलो, मॉडल नंबर बताओ, ड्राइवर डाउनलोड कर लो। ये जान लीजिए, बिना डिवाइस ड्राइवर डाले वो कनेक्टेड डिवाइस आपकी काम नहीं करेगी। तो ये भी आपके मशीन की ज़रूरत है, इसीलिए इसको भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही रखा जाता है। ठीक। अच्छा, जो चौथा सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने बताया था वो मैं ऐसे ही बता दूं। चौथा था लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर में मैंने बात की थी आपसे, जैसे हम कंप्यूटर में जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो इंग्लिश में करते हैं और कंप्यूटर अंदर समझता है 0 और 1। तो मैंने आप लोगों को याद होगा, मैंने हाई लेवल लैंग्वेज जब बताई थी या असेंबली लैंग्वेज जब बताई थी तो मैंने बताया था असेंबली लैंग्वेज के साथ एक ट्रांसलेटर असेंबलर होता है नहीं? और हाई लेवल लैंग्वेज के साथ मैंने बताया था एक कंपाइलर होता है, एक इंटरप्रेटर होता है। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब लैंग्वेज ट्रांसलेटर ही तो होते हैं।
और इनका काम क्या होता है, ये इंग्लिश भाषा को 01 में बदल देते हैं, तब आपका कंप्यूटर समझ जाता है, प्रोसेस करता है। तो चौथी कैटेगरी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की थी वो क्या थी, लैंग्वेज ट्रांसलेटर थी। और इसमें 3 आते हैं, एक असेंबलर आता है, एक कंपाइलर आता है और एक इंटरप्रेटर आता है। इन सब के बारे में मैंने बता रखा है। अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हो तो आपको पार्ट 3 या पार्ट 4 आप देखिएगा, उसमें ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया से बताई गई हैं, आप रिव्यू करिएगा। ठीक, तो अभी तक हम पढ़ रहे थे सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैंने आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर की सारी बात बताई। अब हम आपको बताते हैं ऐप्स, जिन्हें आप कहते हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक, अब हमने आपको कल बताया था कि ये प्योर रूप से यूज़र की रिक्वायरमेंट के लिए होते हैं, मतलब इनके होने या ना होने से मशीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने देखा होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर के ना होने पे मशीन को फ़र्क पड़ेगा। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आने नहीं होगा, यूटिलिटीज़ नहीं होंगे तो परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहेगी, आगे चल के ख़राब हो जाएगा, है कि नहीं। तीसरा मैंने डिवाइस ड्राइवर बताया, जब तक वो नहीं लोड करोगे तब तक डिवाइस काम नहीं करेगी। चौथा मैंने आपको बताया लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जब तक वो नहीं होगा तब तक आपका प्रोग्राम लिखे बैठे रहो, वो प्रोसेस ही नहीं होगा। तो जो चारों थे वो कहीं ना कहीं मशीन की ज़रूरत है, जिनके ना होने से मशीन को फ़र्क पड़ेगा। और वहीं जो ऐप हैं, इनके होने या ना होने से मशीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आप अपना वो काम नहीं कर पाओगे, है नहीं। तो ऐप क्या होते हैं, यूज़र की रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाले प्रोग्राम होते हैं। ज़रा इन पे हम क्विक बात करते हैं। ऐप 4 प्रकार के, 4 क्या हम बताएं, 5 प्रकार के। एक होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड को आप कहते हो दूसरी भाषा में कि ये पैकेज है। अच्छा, पैकेज में क्या होता है, ये बने बनाए आते हैं। बने बनाए मतलब ये किसी बड़ी कंपनी ने मार्केट में भेज रखा होता है। आपका अलग अलग काम के लिए अलग अलग रेडीमेड पैकेजेस आपको मिलते हैं, आप उसे खरीदिए, इंस्टॉल करिए, यूज़ करिए। जैसे कुछ के नाम बताऊं, जैसे ऑफिस का काम हैंडल करना है तो MS ऑफिस आता है, CCC में तो MS ऑफिस ख़त्म हो गया, अब तो लिब्रे ऑफिस है कि नहीं। फ़ोटो बनानी है, फोटोशॉप है। क्यों, ऐसे हर एक अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप होते हैं। तो ये सब जो बने बनाए आते हैं, जो रेडीमेड होते हैं, जिन्हें हमें कहीं से भी हमें बनवाना नहीं है, मार्केट में मिल जाते हैं, खरीदिए, इंस्टॉल करिए, यूज़ करिए। ऐसे बने बनाए रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स को हम पैकेज रखते हैं। आपका टैली सुना होगा, फोटोशॉप सुना है, कोरल ड्रॉ सुना है नहीं, वीडियो मिक्सिंग के लिए फिल्मोरा है, बहुत सारे ऐप हैं। तो सब बने बनाए होते हैं, बस खरीदिए, इंस्टॉल करिए और यूज़ करिए। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम किस कैटेगरी में रखते हैं कि वो पैकेज हैं, स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है। ठीक, अच्छा अब मान लीजिए मैंने एक शॉप खोली। अब शॉप के लिए कोई बना बनाया सॉफ्टवेयर नहीं आता है, क्योंकि अलग अलग प्रकार की शॉप है, अलग अलग प्रॉफिट पे काम करते हैं। तो कंपनी तो बनाएगी तो ऐसा बनाएगी जो यूनिवर्सल हो, बहुत सारे लोग उसका यूज़ कर पाएँ। किसी विशेष स्पेशल लोगों के लिए बड़ी कंपनी थोड़ी ना बनाएगी। तब आप क्या करिए, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलिए जिससे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग आती है। जैसे हमसे मिलिए आप, और हमें आप अपनी पूरी रिक्वायरमेंट बताइए कि हम कंप्यूटर लगाना चाहते हैं अपने शॉप पे, हमारे शॉप पे ये सामान होता है, ऐसे बिकता है, ऐसे सारा प्रॉफिट की सारी बात हमसे करिए। हम आपके ही काम को पूरा करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बना देंगे और आपको बुला के उसको ट्रेनिंग दे देंगे, चलाना सिखा देंगे, आपके कंप्यूटर में लोड कर देंगे, आप उसे यूज़ करेंगे। तो जो आपने अपनी विशेष प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सॉफ्टवेयर किसी से ऑर्डर करके स्पेशली बनवाया आपने, उसको हम कहते हैं कि वो कस्टमाइज्ड ऐप है। अब मेरी बात यहाँ ध्यान देना, ये आपको किसी से नहीं बनवाना है, आपको नहीं डिमांड करनी है, ये रेडीमेड मिलते हैं मार्केट में, खरीदिए, इंस्टॉल करिए, यूज़ करिए। अब आपकी कोई विशेष प्रकार की ज़रूरत है जिसके लिए मार्केट में सॉफ्टवेयर नहीं है, आप जाइए किसी प्रोग्रामर से मिलिए, उसे अपनी सारी ज़रूरतें बताइए, वो आपके लिए डिज़ाइन कर देगा। तो जो आप डिज़ाइन करके बनवाते हो खुद के लिए, वो कैसा ऐप होता है, कस्टमाइज्ड होता है। ठीक, उसके बाद मैं आपको बताऊं, एक शेयरवेयर होता है। अब ये क्या है, देखिए ये हमें फ्री में मिलते हैं, इंटरनेट से मिल जाएंगे। कोई CD खरीदो तो उसमें, कोई मैगज़ीन खरीदो उसमें CD होता है, उसमें मिल जाएंगे। मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। बट ये जो है ना, ये डेमो है, ये ट्रायल वर्जन है।
इनको आप ज़रा लोड करो, कुछ घंटे कुछ मिनट जितना भी इसमें पहले से डिफाइन होगा उतनी देर चलेगा। वो बोलेगा एक्सपायर्ड, तो वो पैसा मांगेगा, इतना पैसा पे करिए तब हम आपको ओरिजिनल कॉपी भेजेंगे। असल में कंपनियां प्रचार के लिए, अपने प्रोडक्ट के प्रचार के लिए उसका डेमो वर्जन फ्री में इंटरनेट वगैरह पे डाल देती हैं, जिससे यूज़र जब लोड करता है उसे देखता है, फिर वो एक्सपायर हो जाता है। अगर आपको पसंद आए तो उसमें सारी चीज़ें लिखी रहती है, इतना पे करिए, इस साइट पे पे करिए, डाउनलोड हो जाएगा, ओरिजिनल आ जाएगा। तो वो जो ट्रायल वर्जन होते हैं जो पक्का एक्सपायर हो जाते हैं लिमिटेड टाइम के बाद, उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? वो शेयरवेयर हैं। और फिर मैं बताऊँ एक फ्रीवेयर होता है। अब ये क्या है? ये भी फ्री में मिलेगा, और ये बताऊँ ये एक्सपायर नहीं होता है, कंप्लीट वर्जन है, कभी एक्सपायर नहीं होगा ये, और फ्री टू डाउनलोड है। तो वही जितना GB आपका नेट का जाएगा वही खर्चा होता है, इसके लिए अतिरिक्त आपको कोई पे नहीं करना होता। जैसे MS ऑफिस पहले चलती थी, अब वो 8000 की आती थी, इसलिए हटा दिया गया। अब कहाँ है CCC में? अब लिब्रे ऑफिस है। अब लिब्रे ऑफिस है, फ्री टू डाउनलोड है, आप libre.com पे जाइए, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और ओरिजिनल वर्जन आ जाता है, फ्री में आ जाता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके लिए हमें कोई पे नहीं करना है, फ्री टू डाउनलोड है, उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? फ्रीवेयर। और ये भी फ्री में आया था, बट ये लिमिटेड एडिशन था। लिमिटेड एडिशन मतलब ट्रायल वर्जन था, कुछ दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा। ये कंप्लीट वर्जन है, कभी नहीं एक्सपायर होगा, फ्री में ये भी है। अच्छा, एक अलग कैटेगरी है सॉफ्टवेयरों की। जब बात हुई है तो आपको मैं सारी बता दूं। मैं एक ओपन सोर्स होता है, सोर्स का मतलब स्रोत है नहीं? तो किसी भी सॉफ्टवेयर का सोर्स क्या होता है? प्रोग्रामिंग होती है, उसी से बनता है। कंपनियां बड़ी चालाक होती हैं। आप कोई भी सॉफ्टवेयर खरीदो, उसकी CD मिलेगी या उसका फोल्डर होगा, उसको खोल के देख लो। आप एक एक फाइलों को खोल के देख लीजिए, वो जिस प्रोग्रामिंग पे बना है सॉफ्टवेयर, वो प्रोग्रामिंग आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि सॉफ्टवेयर जब वो बनाते हैं ना, तो उसकी exe फाइल आपको देते हैं। जिनको पता होगा, exe फाइल उसका आउटपुट फाइल होता है, उसकी कोडिंग आपको वो नहीं देते हैं, वो उसकी exe बना के देते हैं। लेकिन कुछ कंपनियां हैं जो आपको प्रोडक्ट तो देती हैं, उसका फार्मूला भी दे देती हैं कि आप इसको पढ़ो, इसमें चेंजेस करो, कोई आपके लायक चीज़ इसमें नहीं है उसमें बढ़ा दो। आप कुछ फालतू का सर्विस है ऑपरेटिंग सिस्टम की, आपको उसका काम नहीं है, उसको हटा दो आप। तो जितना आप उसमें कस्टमाइज़ कर लीजिए, उसको छोटा कर लीजिए, हल्का कर लीजिए, मनचाहे तरीके से चलाइए। जितनी सर्विस आपको यूज़ करनी उतनी रखिए, फालतू वाली सब हटा दीजिए। तो ऐसा सब तब कर पाएंगे आप जब उसकी प्रोग्रामिंग आपके पास होगी। और प्रोग्रामिंग आपको किस सॉफ्टवेयर के साथ मिलती है? उन सॉफ्टवेयर के साथ जो ओपन सोर्स होते हैं। बाकी जो क्लोज्ड सोर्स वाले होते हैं उनके आप यूज़ करिए, उसमें कुछ ना आप बढ़ा पाएंगे ना घटा पाएंगे, ना उसमें कुछ चेंजेस कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास सोर्स ही नहीं है। वो क्लोज्ड सोर्स है, और जिसका सोर्स ओपन है उसकी प्रोग्रामिंग आपके पास है, आप उसमें मनचाहा बदलाव करिए, मनचाहे तरीके से उसको चलाइए। ठीक, तो आज मैंने आपको कंप्लीट नॉलेज बताई है सारे प्रकार के सॉफ्टवेयर्स। ये वीडियो मेरा कल से ही चल रहा है, पिछला इसका पार्ट था वो भी पूरा सॉफ्टवेयर पे ही था, तो उसमें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर पे ही थे। आज मैंने आपको सिस्टम, ऐप सारे कुछ बताए हैं। आप किसी भी बुक में पढ़ेंगे, किसी भी सिलेबस में पढ़ेंगे, इतना ही होता है। तो मैं फिर कहता हूँ कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, हमारी वीडियो समझ में आती है, आप इससे कुछ सीख रहे हैं, तो ज़रूर आप इसको अपने फ्रेंड में शेयर करिए, दोस्तों को बताइए, लोगों को बताइए, वो लोग इस वीडियो पे आएँ, उसको पढ़ें। और फिर जैसे ही हमारी ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, आप तुरंत एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरेंगे, आप जाके एग्ज़ाम दे देंगे। और मेरा प्रॉमिस है कि यही सब आपके एग्ज़ाम में आता है, यही सब आप पढ़ेंगे, यही सब आपके एग्ज़ाम दे देंगे, आप अच्छे ग्रेड से पास भी हो जाएंगे। तो हमारी मदद करिए, इस वीडियो को ग्लोबलाइज करिए, शेयर करिए। थैंक यू।